औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। MGT 501 के जो हैंडआउट्स हैं इंशाल्लाह आज जो है 1 से 7 लेक्चर हम इसको कवर करेंगे और आई विल ट्राई माई बेस्ट कि जो पहले 7 लेक्चर हैं उनकी जो डिटेल हर चीज़ है वो आपको शॉर्ट जो है टाइम के अंदर मैं बता दूँ। सबसे पहले ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कहते किसको हैं। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट से मुराद है कि जो इंसान है ना वो एक रिसोर्स है। इंसानों का जो रिसोर्स है ना उसको मैनेज कैसे करना है, मतलब डिफरेंट रिसोर्सेज होते हैं जैसे कि पानी एक रिसोर्स है, मिट्टी रिसोर्स है, बिजली एक रिसोर्स है, इस तरह इंसान भी एक रिसोर्स है। तो आपने इसको किस तरह से मैनेज करना है। किसी भी इदारे में जो है वो ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज करना एक बहुत बड़ा काम है। जब तक आपके लोग जो हैं वो सही तरह से मैनेज नहीं होंगे आपका कोई भी काम जो है वो अच्छे तरीके से इंजाम नहीं हो सकता। तो आपको किसी भी इदारे को जो है ना परफेक्टली चलाने के लिए अपने ह्यूमन रिसोर्सेज को जो है वो मैनेज बहुत करना ज़रूरी है। सबसे पहले हम ये लेक्चर 1 देखेंगे, इसमें इंट्रोडक्शन टू HRM है। सबसे पहले हम देखते हैं कि ओवरव्यू में देखते हैं कि इसमें हमें क्या क्या जो है वो बताया गया है कि क्या क्या डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, तो ये डिफरेंट आपको नज़र आ रहा होगा कि ये डायग्राम में ह्यूमन रिसोर्स और मैनेजमेंट को किस तरह से जो है वो टुकड़ों में बांटा गया और ये बताया गया कि ह्यूमन क्या चीज़ है, रिसोर्स क्या चीज़ है और मैनेजमेंट क्या चीज़ है। ह्यूमन में जो है वो इंसान आता है, सोशल एनिमल है जो। रिसोर्स कुछ भी हो सकते हैं, ह्यूमन भी हो सकते हैं, फिज़िकल भी हो सकते हैं, फाइनेंशियल भी हो सकते हैं, टेक्निकल भी हो सकते हैं, इंफॉर्मेशनल भी हो सकते हैं। हमारे पास रिसोर्स कई किस्म के होते हैं। पैसे हो गए, किसी के पास कोई नॉलेज है, किसी के पास कोई वसाइल हैं, तो और किसी के पास कोई इक्विपमेंट है, इसको भी हम रिसोर्स कहते हैं और इंसान को भी हम रिसोर्स कहते हैं। और मैनेजमेंट जो है वो एक एक तरह से हम कहेंगे कि एक तरीका कार है जिसके ज़रिए जो है वो एक काम को सरअंजाम दिया जाता है और इसके अंदर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग और कंट्रोलिंग आता है। और ये ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज को प्लान करना, ऑर्गेनाइज करना, लीड और कंट्रोल करना होता है ताकि अपने गोल को जो है वो इफ़ेक्टिवली जो है और हम एफिशिएंटली इसको अचीव कर सकें। एफिशिएंटली मतलब कि कम वक्त में ज़्यादा काम और इफ़ेक्टिवली के जो काम किया जा रहा है वो सही तरीके से किया जा रहा है। सबसे पहले हम देखेंगे जी फंक्शंस ऑफ HRM क्या हैं। फंक्शंस ऑफ HRM के अंदर स्टाफिंग आता है। स्टाफिंग मतलब कि जो बंदे हायर करने हैं, रिक्रूटमेंट सिलेक्शन करनी है। डिफरेंट पहले प्लानिंग होती है कि कौन से बंदे जो हैं वो रखे जाएंगे, टेस्ट होगा पहले, फिर उसमें से बंदे सिलेक्ट होते हैं, इंटरव्यू होते हैं। ये सारा कुछ जो है वो स्टाफिंग में आता है। ये HRM का एक फंक्शन है। इसके बाद ह्यूमन रिसोर्स की डेवलपमेंट भी करनी है। एक दफ़ा आपने बंदे रख लिए हैं, उनको साथ साथ डेवलप कैसे करना है, उनके अंदर स्किल्स कैसे आपने इन्हेंस करनी है, ये सारा कुछ डेवलपमेंट के अंदर आता है। उसके बाद कंपनसेशन एंड बेनिफिट्स एक फ़ंक्शन है HRM का, यानी कि जो लोग आपके पास हैं उनको क्या क्या बेनिफिट देने हैं, क्या क्या कंपनसेट करना है आपने। उसके अलावा सेफ़्टी एंड हेल्थ एक आता है कि उन लोगों की सेफ़्टी कितनी इंपॉर्टेंट है, तो उसकी सेफ़्टी के लिए हमने क्या करना है, किस तरह से कोई नुकसान ना हो। जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी मेडिकल और इस तरह की इंश्योरेंस वगैरह दी जाती है ताकि उनकी जो है वो सेहत सही रह सके। इसके अलावा एम्प्लॉय एंड लेबर रिलेशंस आपका एक ये भी डिपार्टमेंट होता है, एक ये भी फंक्शन होता है HRM का कि आपने जो है एम्प्लॉयज़ के साथ किस तरह के रिलेशंस बना के रखने हैं, उनके डिफरेंट मसाइल को सुनना और उनको हल करना। उसके अलावा रिकॉर्ड मेंटेनिंग एटसेट्रा, मतलब कि जो भी लोग हैं उनका क्या रिकॉर्ड है, घर का पता, फ़ोन नंबर, इसके अलावा उनका सारा और भी जो एजुकेशनल रिकॉर्ड है, उसके अलावा पर्सनल रिकॉर्ड है, उसके अलावा और भी जो कोई वो उनका एक्सपीरियंस है उसका रिकॉर्ड, ट्रेनिंग का रिकॉर्ड, इसके अलावा सारे हर किस्म का रिकॉर्ड जो है हर बंदे का मेंटेन किया होता है। तो ये भी एक फ़ंक्शन है HRM का। इसके बाद HR रिसर्च भी एक फ़ंक्शन है, उसमें जो है वो HR बेस जो है वो फ्राहम की जाती है और एम्प्लॉय की जो कम्युनिकेशन सिस्टम है उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। मतलब इसके ऊपर रिसर्च की जाती है कि किस तरह से जो है वो बेहतर बनाया जा सके HR के जो है वो तरीक़ों को। इम्प्लीमेंटिंग ऑफ HR फंक्शंस, इसके अलावा HR के इंटर रिलेशनशिप ऑफ HR फंक्शंस, मतलब कि जो जितने भी HR के फंक्शंस हैं उन सबको इंटरलिंक करना भी HRM का एक फ़ंक्शन है। अच्छा जी, व्हाट इज़ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ये तो मैं आपको थोड़ा सा बता चुकी हूँ कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है क्या एक्चुअली। एक ये भी एक रिसोर्स है और जो लोग हैं इदारे के अंदर
वो किस तरह से काम कर रहे हैं, उनको किस तरह से आपने मैनेज करना है। और अगर आप लोगों को मैनेज करेंगे तो काम जो है वो ज़्यादा बेहतर तरीके से होगा। अगर किसी भी इदारे के अंदर कोई भी लोग ऐसे खुले मतलब फिर रहे हैं कि किसी को कुछ नहीं पता कि क्या करना है, किसको रिपोर्ट करना है, तो वो बेहतर काम नहीं करेंगे। अगर आपका बॉस अच्छा है, वो लोगों को उसको हैंडल करना, टैकल करना आता है, उसको हर बंदे को उसने एक एक काम जो है ना वो दिया हुआ है, तो वो ज़्यादा बेहतर तरीके से जो है वो अपना काम करेंगे। तो ये ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट यही है कि आपने जो है ना वो लोगों को किस तरह से लेके चलना है साथ। ग्रोइंग इंपॉर्टेंस ऑफ HRM, आजकल जो है वो HRM की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। वो इसीलिए क्योंकि जो है ना बगैर HRM के कोई भी इदारा जो है वो चल नहीं सकता। आपके इदारे में बहुत सी चीज़ें होंगी, बहुत से रिसोर्सेज होंगे, लेकिन वो सारे फजूल हैं, ज़ाया हैं। अगर आपके लोग जो हैं वो बेहतर तरीके से मैनेज नहीं हो सक रहे आपसे, और आप वो बेहतर तरीके से काम नहीं कर रहे, तो इसलिए जो है ना इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है HRM की। फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू ग्रोइंग इंपॉर्टेंस ऑफ HRM। अच्छा जी, क्या चीज़ें हैं जो कि इंपॉर्टेंस बढ़ा रही हैं HRM की? अकोमोडेशन टू वर्कर नीड, यानी कि जो लोगों की नीड्स है ना उसको अकोमोडेट किया जाता है। यानी कि वर्कर्स और जो ऑर्गेनाइजेशन के वर्कर्स हैं ना उनकी पर्सनल नीड्स को भी अकोमोडेट किया जाता है। जैसा कि फ्लेक्सिबल वर्क स्केड्यूल होता है, मतलब कि आप ये ज़रूरी नहीं कि आपने 9 से 5 ही काम करना है। आप वर्किंग आवर अपने तरीके से भी घर कर सकते हैं, सुबह 10 बजे भी आ सकते हैं, शाम को रात को अगर आप लेट बैठना चाहते हैं लेट भी बैठ सकते हैं। इसके अलावा पेरेंटल लीव मिल जाती है, चाइल्ड केयर असिस्टेंट्स के लिए होते हैं, डे केयर वगैरह बने होते हैं। इस तरह की जो है ना चीज़ें लोगों को फ्राहम की जा रही हैं, जिसकी वजह से जो है ना लोगों को अकोमोडेट किया जा रहा है, और इससे जो है ना बहुत ज़्यादा बेहतरी आ रही है वर्क प्लेस में। तो ये इंपॉर्टेंस ऑफ HRM जो है ना इससे ग्रो हो रही है। इंक्रीज कम्प्लेक्सिटी ऑफ मैनेजर जॉब, मैनेजमेंट जो है ना वो एक बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स काम बन गया, और एक जो है ना वो डिमांडिंग जॉब है बहुत सारी रीजंस के लिए। जैसा कि फॉरेन कंपनसेशन हो गया, न्यू टेक्नोलॉजी होगी, एक्सपेंडिंग साइंटिफिक इंफॉर्मेशन हो गई, या कोई भी चेंज वगैरह। तो जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो फ्रीक्वेंटली जो है ना वो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को असिस्टेंस जो है ना उनकी ज़रूरत पड़ती है। बिज़नेस स्ट्रेटजीज़ बनाने के लिए ना उनकी मैनेजर्स की ज़रूरत पड़ती है। और इसके अलावा डिफरेंट जो है ना मुख्तलिफ़ इदारों के साथ जो है ना वो चलता रहता है, मतलब कंपटीशन वगैरह चलता रहता है। तो आपने अगर अपनी ऑर्गेनाइजेशन को ज़रा डिफरेंट बनाना है, तो आपको इसके लिए जो है ना वो मेहनत करना पड़ेगी। तो एग्जेक्टिव जो है ना वो इनको ज़रूरत होती है असिस्टेंस की फ्रॉम ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट इन मैटर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, परफॉर्मेंस वैल्यूएशन एंड कंपनसेशन डिसिप्लिन। तो ये बहुत ज़्यादा मैनेजर की जो जॉब है वो थोड़ी सी कम्प्लेक्स होती जा रही है, मतलब बहुत ज़्यादा असिस्टेंट की ज़रूरत पड़ रही है एग्जेक्टिव लोगों को इसकी। तो इसका हर चीज़ में जो है ना बहुत गहरा रोल है। लेजिस्लेशन एंड लिटिगेशन, मतलब बहुत सारे जो है ना वो लॉज हैं, रूल्स हैं जिनको फेस करना है, तो इसके लिए भी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ती है। जो डिफरेंट है ना, मतलब कोई भी इशू आता है और कोई भी बंदा एक केस कर देता है, तो उसको आपने किस तरह से हैंडल करना है, ये सारी चीज़ें अगर एक मैनेजर को पता होंगी, लॉ लेजिस्लेशन, तो वो HRM को बेहतर तरीके से डील कर सकेगा। नेक्स्ट है जी कंसिस्टेंसी, ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसीज़ जो है ना वो कंसिस्टेंसी मेंटेन करने में हेल्प करती हैं, और इससे जो है ना वो कंपनसेशन और प्रमोशन डिसीजन में ख़ास तौर पे लोगों को होता है कि ये ना हो कि हमें जो है ना वो डिफरेंट प्रमोशन मिल रही है, हमसे पीछे बंदा था वो आगे निकल गया। तो इन चीज़ों को मैनेज करने के लिए ह्यूमन रिसोर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो मैनेजर जो है वो कंपनसेशन डिसीजंस करते हैं अगर ह्यूमन रिसोर्स से पूछे बगैर, तो वो जो है ना वो बहुत ज़्यादा इश्यूज़ और अनफेयर जो है ना इसके अंदर प्रॉब्लम्स आने लग पड़ते हैं कि एक बंदा कहता है मेरे साथ जो है ना वो नाइंसाफ़ी हो गई है, तो दूसरा कहता है मेरे साथ हो गई है। तो इसके लिए जो है ना वो बहुत ज़्यादा मैनेजर्स को इसके अंदर इन्वॉल्व करना पड़ता है, HRM का एक अलग से फंक्शन बना के उसको इन्वॉल्व करना पड़ता है। नेक्स्ट है जी एक्सपर्टीज़, नाउ डेज देयर एग्जिस्ट सोफिस्टिकेटेड पर्सनल एक्टिविटीज़ दैट रिक्वायर स्पेशल एक्सपर्टीज़, मतलब कि स्पेशल एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत है। जैसे कि रिसर्चर हैव डेवलप कम्प्लेक्स प्रोसीजर्स फॉर मेकिंग एम्प्लॉयर सिलेक्शन डिसीजन, मतलब ये सारी चीज़ें जो है ना एक बहुत ज़्यादा डिफरेंट एक प्रॉपर तरीके से हो रही हैं। पहले तो इस तरह ही हो जाता था, मतलब ऐसे आराम से इंटरव्यू कर लिया, किसी को रख लिया, लेकिन अब ये चीज़ें बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो गई हैं। तो डिफरेंट स्टेटिस्टिकल फार्मूलाज जो है ना वो इस्तेमाल किए जाते हैं। इसके अलावा इंटरव्यूज़, टेस्ट, स्कोर, ये सारी चीज़ें जो है ना वो की जाती हैं। तो इसके लिए भी जो है ना हमें एक्सपर्टी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और ये HR जो फंक्शन है ना इसका एक अलग से एक प्रॉपर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कॉस्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स ये है कि जी इसकी कॉस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा
मतलब कि इम्पोर्टेंस की हामिल है। मतलब कि ह्यूमन रिसोर्स जो है ना वो बहुत ज़्यादा एक अहम चीज़ है, इसलिए क्योंकि बाकी चीज़ें इतनी ज़रूरी नहीं है, बाकी भी हैं लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी ह्यूमन रिसोर्स है। ह्यूमन रिसोर्स को सही अगर यूटिलाइज़ नहीं करेंगे तो ये हमें बहुत कॉस्टली पड़ेगा। तो ह्यूमन रिसोर्स जो एक्टिविटीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं बिकॉज ऑफ हाई कॉस्ट ऑफ personnel problem. The large single expense in most organizations is labor cost, which is often considerably higher than the necessary because of such problems as absenteeism, tardiness and discrimination. इसके अलावा जो है वो इस तरह से कॉस्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स भी बहुत ज़्यादा है क्योंकि लोग जो हैं वो लेबर कॉस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ती है क्योंकि बिकॉज ऑफ कंसिडरेबली हायर दैन द नेसेसरी बिकॉज ऑफ सच प्रॉब्लम एज एब्सेंटिज्म, क्योंकि लोग जो हैं वो छुट्टियां कर रहे हैं, जॉब छोड़ के चले जाते हैं, डिस्क्रिमिनेशन होती है, उनको लगता है हमारे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, तो इसलिए वो जॉब छोड़ के चले जाते हैं। तो इस सब चीज़ों को मैनेज करने के लिए भी जो है ना हमें ह्यूमन रिसोर्स की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट है जी, वाई आर वी कंसर्न विद HRM। हम किस लिए जो है वो HRM से इतने कंसर्न है। हेल्प यू गेट रिजल्ट थ्रू अदर्स, मतलब अगर HRM होगा तो हमें जो है ना वो ये आसानी होगी कि हम लोगों को मैनेज कर सकेंगे, उनके ज़रिए से हम काम करवा सकेंगे और उनके ज़रिए से हम रिज़ल्ट अच्छे लेके आ सकेंगे। हेल्प यू अवॉइड कॉमन पर्सनल मिस्टेक्स, यानी कि डिफरेंट तरह की मिस्टेक्स हो जाती हैं। समटाइम हम कोई गलत बंदा जॉब के लिए रख लेते हैं या फिर टर्नओवर बहुत ज़्यादा हो जाता है, यानी कि लोग छोड़ के जाना शुरू कर देते हैं कंपनी को। इसके अलावा एम्प्लॉयज़ बेहतर तरीके से काम नहीं कर सकते या डिस्क्रिमिनेशन हो रही होती है या फिर कोई अनलॉफुल प्रैक्टिसेस हो रही होती हैं या फिर जो है ना वो डिफरेंट तरह के अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस चल रही होती हैं। इन सब चीज़ों को मैनेज करने के लिए भी जो है ना वो हमें HRM हेल्प करता है। हेल्प यू गेन कम्पिटिटिव एडवांटेज। कम्पिटिटिव एडवांटेज इस तरह से होगा कि डिफरेंट कंपनीज़ जो है ना, अगर आप अपनी कंपनी में एम्प्लॉयज़ को डिफरेंट तरह से अच्छे तरीके से ट्रीट करते हैं, उनको बेहतर तरीके से ट्रेन करते हैं, डेवलप करते हैं, तो आपकी कंपनी जो है ना दूसरी कंपनियों की निस्बत बहुत ज़्यादा ऊपर जाएगी, तो आपको कम्पिटिटिव एडवांटेज मिल जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है जी, चैलेंजेस इश्यूज़ ऑफ मैनेजिंग ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। अच्छा, इसमें क्या इश्यूज़ हैं। लोगों को अट्रैक्ट करना एक बहुत मुश्किल काम है कि अच्छे अच्छे लोगों को अट्रैक्ट करना। अट्रैक्ट तो बहुत से लोग हो जाते हैं लेकिन अच्छे लोगों को अट्रैक्ट करना एक बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है। अच्छे पढ़े लिखे काबिल लोगों को कैसे अट्रैक्ट किया जाए, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इसके अलावा डेवलप करना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि हमने लोगों को किस तरह से ट्रेन करना है, किस तरह से उनके इंटरेस्ट के मुताबिक उनको जो है ना वो सिखाना है। इसके अलावा उनको किस तरह से मोटिवेट करना है कि वो जो है ना करते रहें, मतलब काम ऑफिस का अपने लगन से करें, जो भी उनको प्रॉब्लम्स हैं उसको हल करना। टू मोटिवेट करना एक अलग से एक चैलेंज है कि इसको भी मतलब कौन सा बंदा किस तरह से मोटिवेट होता है। समटाइम्स सब लोग एक तरह से मोटिवेट नहीं होते, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत दरकार होती है। टू कीप टैलेंटेड पीपल, ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि आपने किस तरह से टैलेंटेड पीपल को रखना है, क्योंकि और भी बहुत से इदारे हैं जो आपसे अच्छी सैलरी ऑफर कर देंगे तो फिर वो बंदा आपका छोड़ के उधर चला जाएगा। जो अच्छा बंदा है उसको मेंटेन करना एक बहुत मुश्किल टास्क है। डिस्कशन ऑन द रोड मैप, ये एक्चुअली एक प्रॉपर एक गाइडलाइन लिखी हुई है कि पूरी बुक में जो है वो क्या जो है ना वो पढ़ा जाएगा, तो इसे आप एक जगह एक बार जो है ना वो देख सकते हैं। नेक्स्ट है जी, आपने इसेंशियल्स ऑफ मैनेजमेंट की तरफ आते हैं। ये मैं आपको इसमें से इम्पोर्टेंट जस्ट बताऊंगी, और जो आपने पेपर की जो है ना पॉइंट ऑफ व्यू से तैयारी करनी है तो आप इसको माइंड में रख सकते हैं। सबसे पहले मैनेजमेंट के बारे में आपको डेफिनेशन आनी चाहिए कि मैनेजमेंट असल में होती क्या है। मैनेजमेंट इज़ अ प्रोसेस ऑफ वर्किंग विद डिफरेंट रिसोर्सेज टू अकम्प्लिश ऑर्गेनाइजेशन गोल, मतलब आपका ये एक प्रोसेस है जिसके अंदर आपने डिफरेंट रिसोर्सेज के साथ काम करना है डिफरेंट गोल्स को अचीव करने के लिए। मतलब कि मैनेजमेंट की आपको प्रॉपर एक डेफिनेशन आनी चाहिए कि मैनेजमेंट होता क्या है, यानी कि आपने डिफरेंट रिसोर्सेज के साथ काम करके ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव करना है। उसके बाद मेन जो है वो है जी फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। फंक्शंस के अंदर 4 चीज़ें आती हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग और कंट्रोलिंग। ये सारी आपको इसकी जस्ट डेफिनेशन आनी चाहिए कि प्लानिंग क्या होता है, ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है। प्लानिंग ये होता है कि आपने जो है ना वो स्पेसिफाई करना है गोल्स को और डिसाइड करना है कि आपने क्या एक्शन लेना है, इसको हम कहते हैं प्लानिंग। ये आपको जो सिंपल डेफिनेशन आनी चाहिए। अगर आपको इस बुक की वर्डिंग मुश्किल लगे तो आप इंटरनेट से भी कोई भी प्लानिंग की डेफिनेशन रिसर्च करके उसको भी याद कर सकते हैं। इसके अलावा ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है, असेंबल करना और कोऑर्डिनेट करना इन सारे चीज़ों को, ह्यूमन, फिजिकल, फाइनेंशियल, इंटरनेशनल एंड अदर रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइजेशन की गोल्स अचीव करने के लिए। यानी कि आपने सिंपल जो भी आपके इदारे में चीज़ें मौजूद हैं ना उनको आपने असेंबल करके उनकी आपस में कोऑर्डिनेशन करवानी है। लीडिंग क्या होता है कि आपने लोगों को स्टिमुलेट करना है कि वो हाई परफॉर्मेंस दें, आपने उनको लेके चलना है, लीड करना है साथ, आपने उनकी डायरेक्शन करनी है, उनकी मोटिवेशन करनी है, जैसे एक लीडर कर रहा होता है, लोगों को साथ लेके चल रहा होता है। एक स्कूल के अंदर टीचर जैसे एक लीडर बना होता है, डिफरेंट बच्चों को साथ लेके चल रहा होता है।
इसको हम लीडिंग कहते हैं। इस तरह कंट्रोलिंग, आपने डिफरेंट चीज़ों को कंट्रोल करना है कि जितनी भी जो है ना वो इश्यूज़ हैं, आपने उनको साथ साथ चेक करना है कि कोई जहाँ पे चेंज करने की ज़रूरत है वहाँ पे उसको चेंज करना है। यानी कि आप इसको इजली अल्फाज में ये कहेंगे कि मॉनिटर करना है अपने प्रोग्रेस को, और जो नेसेसरी चेंजेस हैं उनको आपने इम्प्लीमेंट करना है। इसके अलावा अब ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर ही पेपर में आती हैं, इफ़ेक्टिवनेस और एफिशिएंसी। इसका आपको जो है ना डेफिनेशन ज़रूर आनी चाहिए। या आपको बेशक इसको आसान अल्फाज में याद कर लेंगे, डूइंग थिंग्स राइट जो एफिशिएंसी है, और डूइंग द राइट थिंग्स जो है ना राइट वो इफ़ेक्टिवनेस है। बेशक इस तरह से याद कर लें। आसान अल्फाज में ये है कि एफिशिएंसी है कि आपने कम वक्त में ज़्यादा काम को करना है। रेशियो ऑफ आउटपुट टू इनपुट, मतलब कि आउटपुट आपका ज़्यादा हो और इनपुट आपका बेशक कम भी हो, तो आउटपुट आपका ज़्यादा होना चाहिए। और इफेक्टिवनेस ये होता है कि कितना जो है ना आउटपुट वो उस चीज़ को कर रहा है कि आप जो चीज़ आपकी होनी चाहिए थी, यानी कि काम आपका सही भी हो रहा है या आप गलत काम ज़्यादा ज़्यादा करी जा रहे हैं। मतलब एक काम एक बंदा गलत गलत करी जा रहा है ज़्यादा ज़्यादा, तो उसे हम इफेक्टिवनेस नहीं कहेंगे। एफिशिएंसी तो वो दिखा रहा है कि जल्दी जल्दी काम कर रहा है, लेकिन वो इफेक्टिव नहीं है। इसके बाद आ गया कि जी मैनेजर। मैनेजर क्या होता है कि जो बंदा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो मैनेजमेंट के प्रोसेस को में पार्टिसिपेट कर रहा है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग, कंट्रोलिंग, ये सारी चीज़ें कर रहा है, उसको मैनेजर कहेंगे। मैनेजर की कितनी टाइप्स हैं जी? स्ट्रेटेजिक मैनेजर है, एक टेक्टिकल मैनेजर है, एक ऑपरेशनल मैनेजर है। तो इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। स्ट्रेटेजिक मैनेजर जो है वो सीनियर एग्जेक्टिव होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, तो वो जो है ओवरऑल मैनेजमेंट के लिए जो है वो ज़िम्मेदार होते हैं, और इनकी जो है वो कंपनी के गोल डेवलप करना, बड़े बड़े जो मेन काम है ना वो करना इनकी ज़िम्मेदारी है, ठीक है। और ये लॉन्ग टर्म गोल्स को ज़्यादातर बनाते हैं। टेक्टिकल जो मैनेजर होते हैं वो ट्रांसलेटिंग द जनरल गोल्स एंड प्लान्स, ये मतलब स्ट्रेटेजिक के बाद आएंगे कि जो जनरल प्लान्स बनाए ना स्ट्रेटेजिक मैनेजर्स ने, उसको ये ट्रांसलेट करेंगे इनटू गोल्स और छोटे प्लान्स की तरफ, और जो है वो ऑब्जेक्टिव और स्पेसिफिक एक्टिविटीज़ के अंदर डिफ़ाइन करेंगे ताकि समझ आ सके कि किसका क्या गोल है। इसके बाद ऑपरेशनल मैनेजर जो होते हैं वो लोअर लेवल मैनेजर होते हैं, जो कि सुपरवाइज़ कर रहे होते हैं कोई भी छोटे छोटे ऑपरेशंस को, ठीक है। इसके बाद है जी मैनेजर्स जो है वो यूनिवर्सल हैं, हर तरह के इदारे में काम करते हैं, और लार्ज हो स्मॉल हो बिजनेस, हर तरफ जो मैनेजर की ज़रूरत होती है। मैनेजर के बगैर कोई काम नहीं हो सकता। इसके बाद है जी मैनेजर के पास कौन कौन सी स्किल होनी चाहिए? टेक्निकल, इंटरपर्सनल, कंसेप्चुअल, ठीक है। टेक्निकल स्किल मतलब उसके अपने जो है ना वो काम से रिलेटेड, मतलब कि जिस फील्ड के अंदर वो मैनेजर है ना उसको उसका नॉलेज होना चाहिए। इसके बाद उसकी इंटरपर्सनल स्किल्स होनी चाहिए, जिसे हम ह्यूमन स्किल्स भी कह सकते हैं, कि लोगों के साथ किस तरह से बात करनी है, किस तरह से बिहेव करना है, किस तरह से उनको लेके चलना है, किस तरह से उनको परसुएट करना है, किस तरह से उनको जो है ना वो काम करवाना है उनसे। उसके बाद कंसेप्चुअल स्किल्स, मतलब कि ये किस तरह से आप कितना बेहतर सोच सकते हैं और कंसेप्चुलाइज कर सकते हैं डिफरेंट सिचुएशंस के बारे में, मतलब मुख्तलिफ सिचुएशंस के अंदर आप किस तरह से डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। तो आपने डिफरेंट जो है ना वो ऑर्गेनाइजेशन को समझना है, किस तरह से आपको समझते हैं ऑर्गेनाइजेशन को, और उसके अंदर रिलेशनशिप को समझते हैं, और किस तरह से आप ऑर्गेनाइजेशन के एनवायरनमेंट को देखते हैं। तो कंसेप्चुअल स्किल के अंदर जो है एनालिटिकल एबिलिटी आएगी, लॉजिकल थिंकिंग आएगी, कंसेप्ट फॉर्मेशन आएगी, और इंडक्टिव रीजनिंग। ये सारी जो चीज़ें हैं ये कंसेप्ट इनके जहन से रिलेटेड हैं, कि मतलब कितना ज़्यादा आप सोच सकते हैं बड़े ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में। तो ये जो है ना टॉप मैनेजर्स और सीईओ वगैरह जो है ना उनके अंदर ये चीज़ें ज़्यादा होती हैं। और इंटरपर्सनल स्किल जो है वो मिडल मैनेजर के अंदर ज़्यादा होती हैं। और इसके अलावा टेक्निकल स्किल जो है ना वो लाइन मैनेजर, जो नीचे वाले मैनेजर होते हैं, काम करवा रहे होते हैं फील्ड के अंदर, उनके अंदर ज़्यादा होती हैं। नेक्स्ट है जी लेवल ऑफ मैनेजर क्या है जी? 3 लेवल हैं, फर्स्ट लाइन मैनेजर, मिडल और टॉप मैनेजर। फर्स्ट लाइन मैनेजर जो है वो लोएस्ट लेवल ऑफ मैनेजमेंट में आते हैं और सुपरवाइज़र कहलाते हैं। मिडल मैनेजर जो हैं वो इसके दरमियान वाले हैं, और फर्स्ट लाइन एंड टॉप के दरमियान वाले हैं। इसके बाद टॉप मैनेजर जो हैं वो टॉप पे हैं ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि सीईओ वगैरह आप कह सकते हैं, और ये डिसीजन मेकिंग ज़्यादातर कर रहे होते हैं, प्लान वगैरह बना रहे होते हैं। अब मैनेजर का क्या रोल है जी? इंटरपर्सनल रोल भी है, इंफॉर्मेशनल भी है, डिसीजनल भी है। इंटरपर्सनल कहेंगे कि इस इंटरपर्सनल के अंदर डिफरेंट ये आ जाते हैं। आपको वैसे बेसिक मेन पता होना चाहिए कि मैनेजर के कितने रोल हैं। तो ये 3 रोल हैं, ठीक है। इसके अंदर वाला जो है ना वो एक तो आप समझने के लिए पढ़ सकते हैं। फिगर हेड जो है वो फिगर हेड के तौर पे भी काम करता है, मतलब कि कोई भी सेरेमनी वगैरह है उसके अंदर जो है ना वो जाके रिप्रेजेंट करना किसी इदारे को। लीडरशिप का एक काम होता है कि लोगों को हायर करना, मोटिवेट करना, डिसिप्लिन करना। लाइजान मतलब दो चीज़ों के दरमियान एक कनेक्शन जोड़ने को कहते हैं, कि डिफरेंट जो है ना वो आउटसाइड और इनसाइड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है ना वो मैनेजर जो है ना वो कंटेक्ट करवा रहा होता है, लाइजान करवा रहा होता है।
उसके बाद इंफॉर्मेशनल रोल के अंदर मॉनिटरिंग कर रहा है ये, मतलब इंफॉर्मेशन जमा कर रहा है एक ऑर्गेनाइजेशन से, और जो है ना वो फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन एंड इंस्टीट्यूशन आउटसाइड देयर ओन, मतलब कि उसके अंदर से इंफॉर्मेशन जमा करके बाहर के लोगों को दे रहा है, और इसके अलावा डिसेमिनेट कर रहा है, ट्रांसमिट कर रहा है ऑर्गेनाइजेशनल मेंबर्स के अंदर इंफॉर्मेशन को, मतलब इसका इंफॉर्मेशन से रिलेटेड काम है सारा। स्पोक पर्सन भी है कि बाहर के लोगों से अपनी इंफॉर्मेशन प्रेस के साथ बात कर रहा है या इधर उधर इंफॉर्मेशन पहुँचा रहा है। इसके बाद डिसीजन रोल है कि जी इंटरप्रेन्योर, मतलब कि उसने किस तरह से ऑर्गेनाइजेशन को इम्प्रूव करना है, उसने ये डिसीजन करना है। इसके अलावा डिस्टर्बेंस, जो डिफरेंट प्रॉब्लम्स हैं उनको कैसे हैंडल करना है, रिसोर्सेज को कैसे एलोकेट करना है, किस बंदे को क्या चीज़ चाहिए ये उसने डिसाइड करना है। इसके अलावा निगोसिएशन भी करनी है उसने, डिफरेंट प्रॉब्लम्स को जो है ना वो बारगेन करना है कि किस तरह से इनका हल निकल सकता है। इसके बाद जो है जी, ऑल मैनेजर्स आर मोस्टली कंसर्न विद स्टाफिंग, ज़्यादातर कर रहे होते हैं, रिटेंशन कर रहे होते हैं, लोगों को रिटेन कर रहे होते हैं, डेवलपमेंट कर रहे होते हैं, उनकी एडजस्टमेंट कर रहे होते हैं, इसके अलावा चेंज को मैनेज कर रहे होते हैं। इसके बाद है जी, एचआर प्रोफेशनल की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। दो तरह की हैं, लाइन मैनेजर भी और स्टाफ मैनेजर भी। लाइन मैनेजर जो है ना वो डायरेक्ट जो है ना सबॉर्डिनेट के साथ उसका लिंक होता है, और वो जो है ना वो बॉस होता है किसी ना किसी का, और लाइन मैनेजर जो है वो इंचार्ज होता है ऑफ अकम्पलिशिंग द ऑर्गेनाइजेशन बेसिक गोल, मतलब बुनियादी जो काम है ना उसने वो लोगों से करवाने हैं। और स्टाफ मैनेजर जो है वो स्टाफिंग कर रहा है, और जो है ना वो एचआर मैनेजर जनरली स्टाफिंग जो है ना वो मैनेजर होता है, और उसने लाइन मैनेजर्स को भी असिस्ट करना होता है। नेक्स्ट है जी, मैनेजमेंट एंड इट्स रिलेशनशिप विद HRM। इसके अंदर ये है कि जी देयर आर 5 बेसिक फंक्शन दैट आर मैनेजर परफॉर्म: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, लीडिंग, कंट्रोलिंग। ये तो आपको पता लग गया होगा। तो HRM जो है वो मैनेजर्स को हेल्प कर सकता है कि वो प्रोडक्टिविटी को बेहतर कर सके, ऑपरेशंस को बेहतर कर सकें, रिलेशनशिप को बेहतर कर सके, कन्फ्लिक्ट, स्ट्रेस और रिवार्ड सिस्टम, इन सारी चीज़ों को जो है ना वो सॉर्ट आउट कर सकें। इसके बाद अब हम आ जाते हैं लेसन नंबर 3 पे। इसके अंदर जो है ऑर्गेनाइजेशन से मुतालिक इन्होंने बताया हुआ है कि ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है। ऑर्गेनाइजेशन में जो है ना डिफरेंट लोगों का एक मजमुआ होती है जो किसी एक गोल को अचीव करने के लिए जो है ना वो इकट्ठे होते हैं, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशन जो है ना वो फॉर्मल भी हो सकती है, इनफॉर्मल भी हो सकती है। फॉर्मल के अंदर जो है ना वो ऑफिशियल रिकग्निशन होगी, और इनफॉर्मल जो है ना वो ऑर्गेनाइजेशन ये अनऑफिशियल पार्ट होता है ऑर्गेनाइजेशन का। जैसे कि कोई बंदे बैठ के आपस में जो है ना वो मिलजुल के वैसे एक ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा हैं, लेकिन कोई ऑफिशियल नहीं है, मतलब अनऑफिशियली बैठे हुए हैं, तो उसे हम अनऑफिशियल पार्ट भी कह सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन का। कंपोनेंट्स क्या हैं इसके? कोई भी काम होगा सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। उसके बाद लोग होंगे जो वहाँ पे काम परफॉर्म करेंगे, स्ट्रक्चर होगा, कोई भी एक अरेंजमेंट होगी लोगों की जिसके ज़रिए जो है ना वो काम करेंगे, और टेक्नोलॉजी भी होगी, यानी कि कोई भी जो है ना वो प्रोसेस एक होगा, एक मशीनरी होगी जिसके अंदर हम इनपुट डालेंगे और आउटपुट बाहर आएगा, ठीक है। इसके बाद है जी, सिस्टमेटिक अप्रोच टू मैनेजमेंट। अ सिस्टम इज़ एन एंटिटी विद अ पर्पस दैट हैज़ इंडिपेंडेंट पार्ट्स, ठीक है। सिस्टम होता है जिसके इंडिपेंडेंट डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, ठीक है। तो द सिस्टम अप्रोच सजेस्ट व्यूइंग द ऑर्गेनाइजेशन एज अ सिस्टम, मतलब ये समझते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एक सिस्टम की तरह है। तो जो जितने भी सिस्टम है उसके 4 बेसिक करेक्टरिस्टिक हैं। दे ऑपरेट विद इन द इन्वायरमेंट, they are composed of building blocks called elements, components. They have a central purpose against which the organization effort and subsystem can be well weighted, or essential system thinking places focus on the interrelatedness among the subsystem and its environment. इनकी सिस्टमेटिक अप्रोच ये है कि जो भी एक दफ्तर है ना आपका, ऑर्गेनाइजेशन है कोई भी, वो एक सिस्टम की तरह चल रही है। जिस तरह कोई भी एक सिस्टम चलता है एक इन्वायरमेंट पे अंदर, और इसके अलावा उसके डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, और जो है ना डिफरेंट एसेंशियल चीज़ें होती हैं, वो मिल के ऑर्गेनाइजेशन को, एक सिस्टम को चला रही होती हैं। इसी तरह ऑर्गेनाइजेशन को भी ऐसे ही चला रही होती हैं। इसके बाद हम देखते हैं जी, ओपन वर्सेस क्लोज सिस्टम। क्लोज सिस्टम जो है ना वो इंटरेक्ट नहीं करता आउटसाइड इन्वायरमेंट के साथ, और जो ओपन सिस्टम है वो ओब्वियसली एक आउटसाइड इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्शन होगी इसकी। एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस, ये मैंने पहले आपको बता दिया है कि एफिशिएंसी जो है आपने जल्दी जल्दी मतलब कम वक्त में ज़्यादा काम करना है। इफेक्टिवनेस है कि आपने काम को सही तरीके से सर अंजाम देना है। और सब सिस्टम क्या होता है कि जी सिस्टम थ्योरी एम्फसाइज करती है कि ऑर्गेनाइजेशन इज़ वन लेवल इन अ सीरीज ऑफ सब सिस्टम, मतलब कि डिफरेंट सब सिस्टम हैं, सिस्टम के नीचे नीचे सब सिस्टम, तो उसके अंदर एक वन लेवल है सीरीज़ के अंदर ऑर्गेनाइजेशन। जैसे कि पाकिस्तान एयरफोर्स जो है ना वो एक सब सिस्टम है डिफेंस का, मतलब एक बड़ी इंडस्ट्री है, उसके अंदर छोटी छोटी चीज़ें हैं, इसे हम सब सिस्टम कहेंगे। सिनर्जी क्या होती है? ये एक थ्योरी है, और विच स्टेट दैट द होल इज़ ग्रेटर दैन द सम ऑफ इट्स पार्ट, मतलब कि 3 मिलियन हैव अप्लाइड इट्स ग्रोथ
3M have applied its core technology of adhesiveness to many products, from industrial sealer to post-it notes. 3M has not had to start from scratch with each product. Its adhesive expertise provide synergies across products. मतलब कि द होल इज़ ग्रेटर देन द सम ऑफ इट्स पार्ट का मतलब ये है कि जो एक मुकम्मल मजमू है ना वो पार्ट से ज़्यादा जो है ना वो ग्रेटर है, बड़ा है, यानी कि आप ये छोटी छोटी चीज़ें मिला के एक बड़ी चीज़ बनती है। तो जो बड़ी चीज़ है ना वो उसको हम कहेंगे कि ग्रेटर देन इट्स पार्ट्स है, ठीक है। उसके बाद है जी ह्यूमन रिलेशन अप्रोच। ये अनदर अप्रोच टू मैनेजमेंट। ये जो चीज़ें हमने पढ़ी हैं ना ऊपर, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, सिस्टमेटिक अप्रोच, ये ज़्यादा इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। ये एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस आ सकता है, आपको सिनर्जी आ सकता है। इसके अलावा आपको जो है ना वो कोई डेफिनेशन आ सकती है छोटी मोटी। तो ये ज़्यादा जो लंबे लंबे इस तरह के पैराग्राफ्स होते हैं ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको जैसा आप एक नज़र पढ़ सकते हैं। तो इसके बाद हम देखेंगे हथौन स्टडी। ये भी जो है ना आप इसको जस्ट एक दफ़ा रीड कर लें, लेकिन ये इतना मतलब कोई इतना सवाल इसमें से इतना इम्पोर्टेंट नहीं है ये सवाल के हिसाब से। वैसे इसको आप एक ये स्टडी है, इसको आप अपने तौर पे जो है ना वो एक दफ़ा पढ़ सकते हैं। तो इसमें से अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो मैं आपको ये बता दूं कि इसमें से ये चैलेंजेस आ सकता है। चैलेंजेस ऑफ टुडेज़ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या चैलेंजेस हैं, ठीक है। टेक्नोलॉजी है, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। डाइवर्स वर्कफोर्स, इस तरह से कि डिफरेंट तरह के लोग हैं वो डिफरेंट जगहों से आए होते हैं, तो उनको आपने किस तरह से मैनेज करना है। स्टेक होल्डर्स, इसके अलावा है कि आप जिन लोगों की इंटरेस्ट है आपके ऑर्गेनाइजेशन में, वो इनको हम कहते हैं स्टेक होल्डर्स हैं। ये तो एक ये बहुत बड़ा चैलेंज है इसको मैनेज करना। रिस्पॉन्सिवनेस जो है इसको मैनेज करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है और थ्रेट भी है। रैपिड चेंजेस आ रहे हैं आजकल इन्वायरमेंट में, तो इसको आपने किस तरह से मैनेज करना है। इसके अलावा ग्लोबलाइजेशन का ज़माना है कि मैंने जिसको डिफरेंट चैलेंज फेस करने पड़ते हैं कि ग्लोबलाइजेशन का ज़माना है, तो डिफरेंट जो है ना हमें प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग वगैरह जो है बेहतर तरीके से करनी पड़ती है। इसके बाद अब हम लेसन नंबर 4 की तरफ आते हैं। इसके अंदर मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जस्ट बताऊंगी। सबसे पहले आप समझ लें कि ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर क्या है, आपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किस तरह से बिहेव करना है, ठीक है। आसान अल्फाज में, इसकी कोई लंबी चौड़ी इसमें से कुछ नहीं आएगा। जस्ट आप एक 1 लाइन की डेफिनेशन भी पढ़ लेंगे तो आपका ये काम हो जाएगा। आपको जस्ट कंसेप्ट पता होना चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर क्या है। ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर में बेसिकली यही है कि आपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है ना वो किस तरह से अपना बिहेवियर्स को मैनेज करना है, ठीक है। तो ये जो सारे प्रॉब्लम्स हैं ना उनको ख़त्म करने के लिए, लोगों के इन सब प्रॉब्लम्स को ख़त्म करने के लिए ये स्टडी बनी थी, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, यानी कि लोगों को प्रॉब्लम्स को समझा जाए और उनको जो है ना किस तरह से मैनेज किया जाए, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें हैं जी। एन एटीट्यूड इज़ मेड अप ऑफ 3 कंपोनेंट्स। ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, कॉग्निशन, अफेक्ट एंड बिहेवियर। ये जो है ना ये कंपोनेंट्स ऑफ एटीट्यूड, ये एग्ज़ाम में आ सकता है, इसको आप याद कर लें। इसके अलावा कंट्रीब्यूशन ऑफ ओबी टू इफेक्टिवनेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इसके अंदर जो है ये भी जस्ट एक थेरी है, थ्योरेटिकल है। ये कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं है कि नॉर्मली शॉर्ट क्वेश्चन वगैरह में इस तरह की चीज़ें नहीं आती, और लॉन्ग में भी जो है कोई आपको जिस कंसेप्ट का पता होना चाहिए तो आप वो खुद से जो है ना वो आप कुछ भी लिख सकते हैं। इस तरह की चीज़ें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए आप इसको स्किप कर सकते हैं। नेक्स्ट है जी ऑर्गेनाइजेशन एंड ह्यूमन बिहेवियर। इसके अंदर आप ये समझ लें कि बी इज़ इक्वल टू एफ पी ई। ये आप देख रहे होंगे कि बिहेवियर जो है ना वो बराबर है पर्सन और इन्वायरमेंट के, यानी कि इंसान का बिहेवियर उस टाइम बनता है जब उसके अंदर की स्किल्स, एबिलिटीज़, पर्सनैलिटी, परसेप्शन, ये सारी चीज़ें इंसान के अंदर होती हैं। तो जब अपने इन्वायरमेंट के साथ मल्टीप्लाई होता है तो उसका बिहेवियर बनता है, यानी कि इन्वायरमेंट, आपके ऑफिस का इन्वायरमेंट कैसा है, लोग कैसे हैं, जॉब कैसी है आपकी, ये सारी चीज़ें। तो इसके अंदर ये जो है ना वो हमने देखना है कि इंसान के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, स्किल्स हैं, उसकी एबिलिटीज़ हैं, पर्सनैलिटी है, परसेप्शन, एटीट्यूड, ये सारी चीज़ें आएंगी। इसको आगे इन्होंने डिटेल से बताया हुआ है, इसकी डिटेल करना इतना कोई जो है वो ज़रूरी नहीं है। ये जस्ट आप एक डेफिनेशन भी कर लें तो बहुत है कि अंडरस्टैंड करने के लिए कि पर्सनैलिटी क्या होती है, पर्सनैलिटी के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, इंसान की परसेप्शन क्या होती है, एटीट्यूड। ये एक जनरल टर्म्स हैं जिसको हम आसान अल्फाज में भी जो है वो समझ सकते हैं। वैल्यूज़, एथिक्स, ये हमें आसान अल्फाज में भी आप जैसे इसकी एक डेफिनेशन देख सकते हैं। इसके अलावा है जी एनवायरनमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसके अंदर क्या आता है कि जी वर्क ग्रुप, जॉब और पर्सनल लाइफ, यानी कि आपका वर्क ग्रुप कैसा है, आप किस तरह की जॉब है आपकी, ठीक है। इसके अलावा पर्सनल लाइफ इसमें इस तरह से आती है कि आपकी जो है ना वो किस तरह से जो है ना असरअंदाज हो रही है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आएंगी। इसके बाद ये ओबी मॉडल है, ये जो है ना वो देख लें एक दफ़ा, ये पेपर में आ सकता है, बेसिक ओबी मॉडल।
ऑर्गेनाइजेशनल द ओबी मॉडल सजेस्ट स्टडी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एट फॉलोइंग 3 लेवल्स। ऑर्गेनाइजेशन के लेवल पे ग्रुप और इंडिविजुअल, ठीक है, कि ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम ऑल 3 लेवल्स आपने समझना है कि वेल राउंडेड व्यू है दैट विल प्रिपेयर अस फॉर चैलेंजिंग दैट मैनेजर फेस इन टूडेज बिजनेस इन्वायरमेंट। Focusing on the individual level allow us to understand individual differences, perception, motivation, learning, ठीक है। हर मतलब हर लेवल पे जो है ना वो डिफरेंट है, हर बंदा ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे डिफरेंट है और ग्रुप पे डिफरेंट है, इंडिविजुअल लेवल पे डिफरेंट है। तो ये चीज़ें एक दफ़ा आपने देख लेनी है। उसके बाद है जी लेसन नंबर 5, इसमें हम देखेंगे जी इंडिविजुअल और ग्रुप का बिहेवियर। इंडिविजुअल कौन है? इंडिविजुअल हर एक बंदा है कि जो भी ऑफिस के अंदर काम कर रहा है, इंडिविजुअल के ऊपर क्यों फोकस करना ज़रूरी है, क्योंकि वो भी ऑर्गेनाइजेशन का एक पार्ट है। और जब तक आप इंडिविजुअल पे फोकस नहीं करेंगे तो होली आपका जो कोई भी है ना वो काम बेहतर तरीके से नहीं होगा। तो इसलिए इंडिविजुअल के अंदर फोकस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ग्रुप क्या होता है कि डिफरेंट लोग मिलकर जब कोई काम करते हैं तो उसको हम ग्रुप कहते हैं। टाइप्स ऑफ ग्रुप इसमें आप देख लें, फॉर्मल ग्रुप्स होते हैं, इनफॉर्मल ग्रुप्स होते हैं। मतलब कि इनफॉर्मल ग्रुप होते हैं जो सोशल होते हैं, मतलब वैसे जो है ना कॉमन इंटरेस्ट की वजह से बन जाते हैं। और फॉर्मल ग्रुप होते हैं जो कि हमने ऑफिस से किसी रिलेटेड काम के लिए बनाए हुए हैं, ठीक है। हम ग्रुप क्यों ज्वाइन करते हैं? हमें लगता है कि ये बहुत ज़्यादा सिक्योर है, इसके अलावा हमारा स्टेटस एक अच्छा हमें फील होता है कि अच्छे लोगों के साथ बैठने से हमारा स्टेटस अच्छा हो गया, हमारी सेल्फ स्टीम अच्छी होती है, सेल्फ वर्थ अच्छी होती है कि यार लोग हमें सराह रहे हैं। उसके बाद हमारी एफिलिएशन हो जाती है लोगों के साथ, हमारी सोशल नीड है, हमें मतलब अच्छा लगता है लोगों के साथ बातचीत करके। इसके अलावा जो है ना वो पावर भी मिलती है, डिफरेंट दोस्तों के साथ, पावरफुल दोस्तों के साथ बैठ के उठ के हमें पावरफुल महसूस होता है। इसके अलावा हम गोल अचीवमेंट के लिए भी जो है वो ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। ग्रुप के क्या क्या रोल्स होते हैं? ग्रुप के डिफरेंट रोल्स हैं, ठीक है। हर बंदे का डिफरेंट रोल हो सकता है और डिफरेंट उसे एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि वो जो है ना क्या क्या रोल, क्या क्या किरदार जो है ना वो अदा करे। हर बंदे का इसमें डिफरेंट रोल होगा, हर बंदा अपना अपना किरदार अदा कर रहा है। समटाइम कन्फ्लिक्ट भी आते हैं, समटाइम मिलजुल कर भी काम करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो ग्रुप में आती हैं। ग्रुप रोल क्या हो सकते हैं जी? टास्क ओरिएंटेड भी हो सकते हैं, किसी काम से रिलेटेड भी हो सकते हैं। आपने इनिशिएट कैसे करना है किसी भी काम को, इसके अलावा आपने काम में कंट्रीब्यूट कैसे करना है, इसके अलावा आप इन्फॉर्मेशन दे भी रहे होते हैं और इसके अलावा इन्फॉर्मेशन ले भी रहे होते हैं। इसके अलावा रिलेशनशिप ओरिएंटेड गोल्स के अंदर रोल्स के अंदर इंकरेजर आ जाता है कि आप इंकरेज कर रहे हैं लोगों को काम करने के लिए, हारमोनाइजेशन पैदा करने हैं, इनके डिफरेंट कन्फ्लिक्ट्स हैं उनको रिजॉल्व कर रहे हैं। इंडिविजुअल रोल्स ये हो जाते हैं कि समटाइम लोग ब्लॉक कर रहे होते हैं, मतलब किसी को जो है ना वो काम को ब्लॉक कर रहे हैं। मतलब कोई बंदा बीच में आके अड़ी डाल दे, नहीं यार ये काम नहीं होगा, या जोकर्स मतलब कैसे बस हंसी मजाक करके तो जो है ना बस मजाक कर रहे हैं। करेक्टरिस्टिक और वेल फंक्शनिंग इफेक्टिव ग्रुप। इफेक्टिव ग्रुप उस टाइम होगा जबकि कंफर्टेबल अच्छा माहौल होगा। इसके अलावा इनफॉर्मल जो है ना एटमॉस्फेयर होगा, हर बंदा अपनी बात कर सकेगा। इसके अलावा सबके रोल क्लियर होंगे, किस बंदे ने क्या काम करना है, ठीक है। इसके अलावा जो है ना वो हर बंदा अपनी अपनी राय दे सके और मिलजुल कर जो है ना वो कोई भी फैसला किया जाए, लड़ाई ना हो उसमें, ठीक है। इसके अलावा आ जाता है जी टीम क्या होती है? ये एक मेच्योर ग्रुप को टीम कहते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट होती है, एक दूसरे के ऊपर ज़्यादा डिपेंड नहीं कर रहे। ये लोग मिलजुल के काम कर रहे हैं लेकिन जो थोड़े से इंडिपेंडेंट हैं, ठीक है। और इनका एक कॉमन गोल भी है। तो जो टीम्स हैं ना वो पहले ग्रुप से होती हैं, लेकिन जो सारे ग्रुप होते हैं वो टीम नहीं होते, ठीक है। तो जो है वो ग्रुप जो है जब वो इंडिपेंडेंट हो जाएगा, थोड़ा सा गोल उनका कॉमन होगा, तो उसे हम कहेंगे ये टीम है। इन लोगों की फुल कमिटमेंट होती है गोल के ऊपर, ठीक है। ये सारे जो है ना आपस में जो है ना वो इंटरडिपेंडेंट है, मतलब कि एक दूसरे के ऊपर जो असरअंदाज भी हो रहे हैं। इसके अलावा म्यूचुअल अकाउंटेबल है, मतलब कि एक अगर काम गलत होता है तो सारे सबकी जवाबदेही होती है। इसके अलावा शेयर्ड लीडरशिप होती है, एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट होता है और अचीवमेंट ऑफ सिनर्जी भी करनी है इन्होंने, कि मिलजुल के इन्होंने एक बहुत बड़ी चीज़ को अचीव करना है। अच्छा जी, ग्रुप्स और टीम्स के अंदर यही फ़र्क है कि ग्रुप्स जो है ना वो सारी टीम्स जो है ना वो ग्रुप्स होती हैं, लेकिन सब ग्रुप्स टीम नहीं होते, ठीक है। जो है ना वो इसके मेंबर्स जो है ना उनका एक कॉमन पर्पस होता है और जो है ना वो एक अप्रोच होती है जिसके अंदर वो म्यूचुअली अकाउंटेबल होते हैं, ठीक है। और जो ग्रुप है वो 2 या 2 से ज़्यादा बंदे होते हैं जो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं किसी भी मैनर में, और एक दूसरे को जो है ना वो असरअंदाज कर रहे हैं और एक दूसरे से असरअंदाज हो रहे हैं, इसको हम ग्रुप कह सकते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ टीम क्या है? सेल्फ मैनेज टीम्स भी हैं, ठीक है। इनके खुद से जो लोग सेल्फ डायरेक्शन के फार्मूले के ऊपर सेल्फ खुद से मैनेज कर रहे होते हैं। इसके अलावा क्रॉस डिपार्टमेंटल टीम भी होती हैं जिसके अंदर जो है ना वो सिंपल टास्क होते हैं और जो है ना वो डिफरेंट मेंबर्स जो है ना वो आते जाते रहते हैं, ठीक है। और प्रोसेस टीम्स जो है ना वो डिफरेंट कॉम्प्लेक्स टास्क को कर रही होती हैं। उसके बाद है जी क्वालिटी सर्कल्स भी होते हैं एक और एक वर्चुअल टीम्स भी होती हैं, ठीक है।
इसके अंदर डिफरेंट तरह की टीम्स की टाइप्स आएंगी। इसके अंदर डिफरेंट थोड़ा थोड़ा फ़र्क है। प्रॉब्लम सॉल्विंग टीम के अंदर ये है कि इसको क्वालिटी सर्कल भी कहते हैं, जो कि सिंपल वर्क टीम है। इसमें 8 से 10 बंदे होते हैं, ठीक है, और कोई भी काम कर रहे हैं। स्पेसिफिक प्रॉब्लम जो है ना वो इसमें इसको सॉल्व करने के लिए जो है ना वो इकट्ठे हो गए हैं, ठीक है। वर्चुअल टीम्स भी हैं, मतलब कि आप ऑनलाइन जो कनेक्टेड हैं और जो है ना वो आपको एक्चुअल में नहीं बैठना पड़ रहा इकट्ठे, और आप जो है ना वर्चुअली काम कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें देख लेते हैं कि टर्निंग इंडिविजुअल इनटू टीम प्लेयर्स ये कैसे होगा, ठीक है। टर्निंग इंडिविजुअल इनटू टीम प्लेयर्स है जी सिलेक्शन है, फिर ट्रेनिंग है, फिर रिवार्ड है, ठीक है। सम इंडिविजुअल प्रेफर टू बी रिकॉग्नाइज्ड फॉर देयर इंडिविजुअल अचीवमेंट्स इन सम ऑर्गेनाइजेशन टू वर्क इन्वायरमेंट आर सच दैट ओनली द स्ट्रॉन्ग सर्वाइव। आपने किस तरह से जो है ना इंडिविजुअल्स को टीम के अंदर करना है। कुछ लोग जो है ना वो इसमें टीम में कन्वर्ट नहीं होना चाहते, तो आपने इसको किस तरह से कन्वर्ट करना है। वट आर द मैनेजमेंट चैलेंजेस ऑफ क्रिएटिंग टीम प्ले। आपने लोगों को बस इस तरह से मोटिवेट करना है, उनको टीम के फ़ायदे बताएं कि किस तरह से क्या क्या फ़ायदे हैं, कैसे मिलजुल के आप काम करेंगे तो आपको जो है ना वो आसानी होगी। तो इस तरह से लोग जो है ना वो मोटिवेट हो सकते हैं। उसके लिए बाद बट रोल्स डू टीम मैनेजर्स प्ले। टीम मैनेजर्स जो है ना वो ये करते हैं कि प्रॉपरली जो है ना मैच करते हैं लोगों को रोल्स के साथ, ठीक है। डिफरेंट रोल्स हैं तो आपने डिफरेंट लोगों को डिफरेंट रोल्स के साथ मैच करके उनको जो है ना वो रोल असाइन करने होते हैं, ठीक है। कि कौन सा बंदा क्रिएटिव है, किसको जो है ना कौन एक्सप्लोर कर रहा है, कौन जो है ना वो किसी चीज़ को डेवलप कर रहा है। तो इस तरह से आपने रोल को और इंसान को मैच करना है और फिर जो है ना उसको आपने असाइन करना है। किस तरह से जो है मैनेजर टीम बिहेवियर असाइन करता है। हाउ कैन मैनेजर शेप टीम बिहेवियर। द 3 मोस्ट पॉपुलर वेज इंक्लूड प्रॉपर सिलेक्शन, एम्प्लॉय ट्रेनिंग एंड रिवार्डिंग द अप्रोप्रिएट टीम बिहेवियर, ठीक है। आपने उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग करनी है, सिलेक्शन करनी है, रिवार्डिंग करनी है, तो उनका जो है ना वो टीम बिहेवियर बेहतर हो जाएगा। इनकी कौन सा बंदा होना चाहिए उसका आपने सेलेक्ट करना है, फिर इसको बेहतर तरीके से उसको ट्रेन करके उसको रिवार्ड भी करना है। उसके बाद है जी कि आपको मैं इंपॉर्टेंट इसमें से बता देती हूँ कि क्या है व्हाट रोल डज सिलेक्शन प्ले। ये जो डिफरेंट छोटे छोटे पॉइंट्स हैं इसको जस्ट आप एक बार रीड कर सकते हैं। इसको बहुत ज़्यादा वर्ड वर्ड याद करने की ज़रूरत नहीं है। तो जस्ट आप इसमें ये याद कर लें कि किस तरह से जो है ना डिफरेंट लोगों के बिहेवियर्स को हम लोग करके ना मतलब कि चेक करते हैं कि कौन सा बंदा किस रोल में फ़िट होगा, तो उसको उसकी ट्रेनिंग दी जाती है। उसके बाद उसको रिवार्ड भी दिया जाता है ताकि वो जो है ना बेहतर तरीके से मुसलसल परफॉर्म करता रहे, ठीक है। ये जो डिफरेंट की टर्म्स हैं ये भी आप पढ़ सकते हैं। इसके अंदर भी वो डेफिनेशंस ही हैं जस्ट, ठीक है। तो आज जो है ना 5 लेसन हो गए हैं। तो इसके बाद जो है ना इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके नेक्स्ट जो है ना वो लेसन मैं इंशाल्लाह प्रिपेयर करूँगी। तो फिर अल्लाह हाफ़िज़।